नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन के बारे में। इससे जो पिछला लेक्चर था दोस्तों, उसमें हमने भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में चर्चा की थी। जो प्रमुख समाज सुधारक थे उनके बारे में चर्चा की, उनका क्या योगदान था भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों में। उम्मीद करते हैं वो लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन के बारे में। तो शुरू करते हैं पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना होती है दिसंबर 1885 को की गई कांग्रेस की स्थापना, और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ये क्या थे, एक एंग्लो इंडियन थे और अंग्रेज अधिकारी थे। ये अंग्रेज अवकाश प्राप्त अधिकारी, आईसीएस अधिकारी ये थे अंग्रेजों के। अब यहाँ पे बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो ये भी मानते हैं कि जो उस समय तत्कालीन वायसराय था डफरिन, उसी के कहने पर ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। उसके बारे में अभी आगे चर्चा करूंगा कि विभिन्न इतिहासकार इस पर क्या राय देते हैं कि आखिर एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की। क्या ये डफरिन के दिमाग की उपज थी या इसका कोई और कारण था, इसको मैं अभी आगे समझाने का प्रयास करूंगा। पहले हम समझ लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में डिटेल्स में, इसकी स्थापना के बारे में और इसके अधिवेशनों के बारे में। तो संस्थापक कौन है इसके, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको ए.ओ. ह्यूम भी कहा जाता है, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। और बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये लॉर्ड डफरिन का इसमें योगदान था और उसने ए.ओ. ह्यूम को कहा था या उसको सपोर्ट किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाए, जिसके कारण एक उस समय जो एक बड़ा आंदोलन, क्योंकि उससे पहले सामाजिक और धार्मिक आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा था और कहीं ये एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील ना हो जाए। ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं, ठीक है, कुछ के मत तो अलग है, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि उनको दबाने के लिए ए.ओ. ह्यूम को कहा गया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करे। ठीक है, इसको अब मैं आगे आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ। प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था मुंबई में। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था मुंबई में। और इसका जो अधिवेशन है वो पहले कहाँ आयोजित किया जा रहा था, पुणे में आयोजित किया जाना था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जाना था वो पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां पर हैजा फैलने के कारण फिर इसको कहाँ आयोजित किया गया, मुंबई में आयोजित किया गया 28 दिसंबर 1885 को। और इस प्रथम अधिवेशन में जो भाग लेने वाले सदस्य थे उनकी संख्या थी 72। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन यानी प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता की और जिसमें सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। तो ये तो रही बात प्रथम अधिवेशन की और कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम आगे बात करते हैं और जानते हैं कांग्रेस के प्रमुख अन्य अधिवेशनों के बारे में। अब वैसे तो कांग्रेस के हर साल ये अधिवेशन होते रहे 1885 से बाद, और प्रत्येक अधिवेशन को याद करना आवश्यक भी नहीं है, और फिर अगर मैं प्रत्येक अधिवेशन को आपको बता दूं तो उसमें कुछ फायदा भी नहीं है, वीडियो फालतू में लंबी होगी। तो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो अधिवेशन विशेष हैं, जिसमें कुछ विशेष फैक्ट है और जहां से अधिकांश दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला अधिवेशन मैंने आपको बता दिया है 1885 में हुआ था, स्थान है बम्बई जो कि अब मुंबई कहलाता है। और प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दूसरा अधिवेशन ये हुआ था 1886 में कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तीसरा अधिवेशन इसका हुआ 1887 में मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने
कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में मद्रास में। चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने और यह था प्रथम अंग्रेज। देखो इसकी स्थापना भी एक एंग्लो इंडियन ने की, अंग्रेज ने की। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष वो कौन रहा? क्योंकि वो जो ए.ओ. ह्यूम थे उन्होंने स्थापना की थी, अध्यक्ष नहीं रहते। अध्यक्ष कौन बना इसका प्रथम? जॉर्ज यूल, चौथे अधिवेशन में 1888 में। उसके बाद इसका 12वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 1896 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रगीत जो हमारा वंदे मातरम वो गाया गया था। तो किसने गाया ये भी आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 12वां कांग्रेस अधिवेशन 1896 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, या जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, 12वें अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में। उसके बाद 17वां जो अधिवेशन है कांग्रेस का वो हुआ था 1901 में, कलकत्ता में हुआ था ये भी। और इसकी अध्यक्षता की दिनसा वाचा ने। अब ये क्यों विशेष है? इसकी विशेषता ये है कि पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर इसमें दिखाई दिए। तो पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर कब शामिल हुए, कब दिखाई दिए? 1901 में 17वें कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में। 21वां अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन को समर्थन दिया गया, क्योंकि 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल के विभाजन के बारे में अभी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में और इसीलिए इसके विरोध में स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको कांग्रेस ने 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में उसका समर्थन किया था और इसके अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। उसके बाद एक जो नेक्स्ट यहाँ पे अधिवेशन 22वां अधिवेशन जो कि विशेष है, ये 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया था: स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। इसमें इंपॉर्टेंट है स्वराज। तो स्वराज को पहली बार कांग्रेस ने कब अपनाया? तो स्वराज को कांग्रेस ने पहली बार अपनाया 22वें अधिवेशन 1906 में, कलकत्ता के 22वें अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पे देखो कितने अधिवेशन हमने जो भी अभी तक अधिवेशन किए वो सभी इंपॉर्टेंट है और जो इनकी विशेषता है ये तो आपको विशेष रूप से याद करनी ही होगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? कलकत्ता के 12वें अधिवेशन 1896 में। या स्वराज शब्द या स्वराज पहली बार कब अपनाया गया था? 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। लेकिन यहां तक आते आते दोस्तों क्या होने लग गया था? कांग्रेस में 2 गुट बन गए थे, गरम दल और नरम दल। नरम दल और गरम दल जब ये 2 गुट बन गए थे तो गरम दल वाले जिसमें थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण चंद्र पॉल, तो गरम दल वालों का मत था कि अब अध्यक्ष किसको बनाया जाना चाहिए? अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए या तो बाल गंगाधर तिलक को या तो लाला लाजपत राय जी को। लेकिन नरम दल वाले ये नहीं चाहते थे। नरम दल में ये सभी गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये सारे नरम दल के सदस्य थे। इन नरम दल की इनका विचार था, इनकी जो विचारधारा थी। तो इस कारण से मतभेद बढ़ गए। 1905 में ये काफी देखने लगे थे, 1906 में और मतभेद होने लगे और अंत में फिर 1907 में जो 23वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 1907 सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष, ये भी नरम दल के नेता थे।
तो फिर इस समय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरमपंथी और गरमपंथी में। इनकी विचारधारा अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि नरमपंथी और गरमपंथी विचारधारा क्या थी। चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि देखो कांग्रेस में दो विचारधाराएं थी। एक थी उदारवादी या जिन्हें हम नरमपंथी भी कहते हैं, और एक थी उग्रवादी जिन्हें हम गरमपंथी भी कहते हैं। तो जो उदारवादी चरण देखने को मिलता है, कांग्रेस का उदारवादी चरण ये देखने को मिलता है 1885 से लेकर 1905 तक। और फिर एक उग्रवादी चरण जो कि 1905 से देखने को मिलता है 1919 तक। तो ये दो चरण यहाँ पे मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं 1919 तक कांग्रेस में। अब जो उदारवादी चरण था उसमें कौन कौन आते थे? उसमें प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी घोष थे यहाँ पे, और बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सारे नेता ये उदारवादी चरण के थे, उदारवादी नीति के थे। और इनका मानना था कि एक कानून के दायरे में रहकर हम अहिंसक रूप से सरकार से मांग करेंगे। अगर हमें मतलब जहां पे जो उचित होगा हम सरकार से क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, पत्र लिखेंगे सरकार को, और एक कानून के दायरे में रहकर अहिंसक रूप से क्या करेंगे? सरकार से मांग करेंगे। और उदारवादी जो थे वो अंग्रेजी शासन को भारत के लिए हितकर भी मानते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर उग्रवादी में कौन कौन से नेता शामिल थे? इसमें थे दोस्तों लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बाल कहा जाता है, लाल लाजपत राय यानी लाल, बाल गंगाधर तिलक यानी बाल, और पाल यानी बिपिन चंद्र पॉल, और अरविंद घोष। ये जो प्रमुख नेता थे ये आते थे उग्रवादी दल में या गरम दल में। ठीक है, उदारवादी या नरम दल, उग्रवादी यानी गरम दल। और इनकी सोच थी कि अंग्रेजों द्वारा जो कांग्रेस की उदारवादी नेताओं की सोच है, प्रार्थना पत्र लिखना या अनुनय विनय करना, इसके द्वारा अंग्रेज इन मांगों पर ध्यान नहीं देंगे, जिसके कारण कांग्रेस के भीतर एक नया गुट बना, उग्रवादी या गरमपंथी। तो इस कारण से दोस्तों, और इसका मुख्य कारण ये भी था कांग्रेस की नीतियां। कांग्रेस ने उस समय बहुत सारे ऐसे नीतियां लाई थी, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट यानी प्रेस पर प्रतिबंध लगाना, भारतीय दंड संहिता लागू करना, जिसके माध्यम से वो जो भी आंदोलन करते थे उनको क्या करते थे? दंड देते थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, क्योंकि उस समय विश्वविद्यालय दोस्तों एक ऐसी ताकत बन गया था जहां से जो शिक्षित लोग थे, जो शिक्षित समाज था भारत का, वो क्या करने लग गया था? स्वराज की मांग करने लग गया था। तो जिस कारण अंग्रेजों ने इस प्रकार की विश्वविद्यालय नीति बनाई ताकि वहां से आंदोलन पनप ही ना सके। और बंगाल विभाजन इसका एक प्रमुख कारण भी था, जिसके कारण कांग्रेस के भी दो हो जाते हैं, मतलब दो धड़ हो जाते हैं, उदारवादी और उग्रवादी यानी नरमपंथी और गरमपंथी। तो कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ 1907 में। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद 27वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है 1911 का, और ये भी हुआ था कलकत्ता में, पंडित शिव नारायण धर की अध्यक्षता में। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें है कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाना गाया गया। देखो राष्ट्रगीत कब गाया गया? तो राष्ट्रगीत गाया गया था 1896 में कलकत्ता के ही अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और राष्ट्र गान कब गाया गया? तो राष्ट्रगान 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया पहली बार। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 32वां जो अधिवेशन है 1916 में हुआ था लखनऊ में, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार जी। इसमें क्या हुआ? इसमें ये देखने को मिलेगा जो कांग्रेस के दोनों गुट थे जिनका विभाजन हो गया था 1907 में, वो फिर एकजुट हो जाते हैं 1916 में, जिसमें नरमपंथी और अतिवादियों यानी जो गरमपंथी थे उनके बीच एकता हो जाती है 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करे थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वो किस चीज के लिए याद रखा जाता है? वो रखा जाता है कांग्रेस के दो गुटों के बीच एकता के लिए। उसके बाद 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ था कलकत्ता में। एनी बेसेंट
जो कि इसकी अध्यक्ष बनी, और ये थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। देखो एनी बेसेंट विदेशी थी, ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष या पहली विदेशी महिला अध्यक्ष। तो पहली महिला अध्यक्ष तो खैर जब यही थी तो विदेशी या भारतीय एक ही बात है, क्योंकि भारतीय तो खैर सरोजिनी नायडू थी पहले। हाँ, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष या पहली महिला अध्यक्ष वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कलकत्ता के 1917 अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1919 का अमृतसर अधिवेशन, पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 1922 में गया में होता है अधिवेशन, देशबंधु चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 1924 का जो अधिवेशन है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बेलगाम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार की थी 1924 में बेलगाम अधिवेशन में, केवल एक सत्र में। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो थी सरोजिनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट थी। लेकिन भारतीय महिला की बात करें, क्योंकि एनी बेसेंट विदेशी थी, भारतीय महिला की बात करें तो वो थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद है 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया था। तो पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित कब किया गया था? पूर्ण स्वराज, संपूर्ण स्वराज की इसमें बात की गई थी। स्वराज शब्द का इस्तेमाल एक बार पहले भी हो चुका है, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो संपूर्ण स्वराज की जो बात की गई थी वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1931 में जो 46वां अधिवेशन होता है कराची में, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो एक तो गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया और साथ ही साथ गांधी जी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया या नामांकित किया गया कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बनकर इंग्लैंड गए, ब्रिटेन गए, और तीसरे अधिवेशन में फिर इन्होंने भाग नहीं लिया, तीसरे सम्मेलन में। तो ये निर्णय कब लिया गया? 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1934 मुंबई अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1936 का लखनऊ अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1937 का फैजापुर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर से यहाँ पे अध्यक्षता की। और ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट, ये फिर से इम्पोर्टेंट आ जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। तो किसी गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था और किस गांव में ये हुआ था? ये फैजपुर में हुआ था 1937 में, जिसकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की और 1940 में रामगढ़ में अब्दुल कलाम आजाद ने। फिर 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की और आज़ादी से पहले का ही आखिरी सत्र था, क्योंकि 1947 में फिर भारत आज़ाद हो जाता है और जेबी कृपलानी जो कि स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1948 में जयपुर में पट्टाभी सीताराम। तो देखो कांग्रेस के वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रत्येक साल इसके अधिवेशन हुए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी तक दोस्तों हमने चर्चा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में, प्रथम अधिवेशन इसका किस प्रकार हुआ और इसके जो भी अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उनके बारे में हमने चर्चा की। और कांग्रेस की जो उदारवादी चरण था और जो उग्रवादी चरण था उसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के संबंध में जो वक्तव्य दिए गए हैं प्रमुख नेताओं द्वारा, प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा क्या कहा गया जब कांग्रेस की स्थापना हुई। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा था कि ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा एक क्या बनाया गया है कांग्रेस की स्थापना के लिए एक चाल है, ठीक है, ताकि जो आंदोलन है, जो राष्ट्रवादी आंदोलन उमड़ रहा है, जो उठ रहा है,
उसको दबाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अंदर से लग गया था कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के साथ साथ 1857 की क्रांति की पुनः क्या हो सकती है, वो रिपीट हो सकता है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। उसमें जो लाला लाजपत राय जी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया में इसके बारे में भी उल्लेख कर रखा है। तो पहले इनके कथन जान लेते हैं और फिर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जो मत और धारणाएं हैं, जिसमें एक ये मत है कि ये अंग्रेजों या जो लॉर्ड डफरिन था उस समय का वायसराय, उसकी उपस्थिति। बिपिन चंद्र पॉल ये किस दल के थे? ये थे गरम दल के। इन्होंने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। और ये किसके लिए था? ये था जो कांग्रेस का उदारवादी दल था, क्योंकि उनका मानना था कि हम नियम कानून को ध्यान में रखते हुए सरकार से क्या करेंगे? याचना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे अपनी मांग के लिए। तो बिपिन चंद्र पॉल ने कहा कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये इन्होंने किसके लिए कहा था? कांग्रेस के लिए कहा था, कांग्रेस के अधिवेशन के लिए कहा था, जो कि एक वर्ष में एक बार होता था। तो इसलिए इन्होंने कहा वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लॉर्ड डफरिन, इन्होंने कहा कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। ये किसका कथन है? यह है लॉर्ड डफरिन का। वायसराय कर्जन का कथन है कांग्रेस लड़ खड़ा कर गिर रही है। वहीं दूसरी ओर लाला लाजपत राय जी का कथन है कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षक भारतीयों की वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। शिक्षित, ये शिक्षित हो यहाँ पे, शिक्षित भारतीयों की वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमागी उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। और वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो ये उस समय के अधिकांशतः जो इनमें जो भारतीय हैं वो गरम दल के नेता थे और इन्होंने कांग्रेस के बारे में ये वक्तव्य दिया था। विभिन्न इतिहासकार दोस्तों मानते हैं कि लॉर्ड डफरिन के कहने पर ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और जिसका उद्देश्य था सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। अब इस सेफ्टी वाल्व सिद्धांत आप कई जगह देखोगे बुक्स में और आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ सेफ्टी वाल्व सिद्धांत क्या है। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं सुरक्षा वाल्व। सुरक्षा वाल्व यानी अंग्रेजों ने उस समय ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये पता लग गया था। तो ये सिर्फ कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ इतिहासकारों का इस पर अलग मत है। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों को उस समय ये पता लग गया था कि एक बड़ी क्रांति यहाँ पे हो सकती है भारत में हमारे खिलाफ, और इसलिए इन्होंने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत यानी सुरक्षा वाल्व सिद्धांत अपनाया और जिसके माध्यम से इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने को कहा ए.ओ. ह्यूम को। तो यानी उनको एक सुरक्षा मिल गया। अब जो कांग्रेस थी उस समय की, बाद में तो कांग्रेस में विचारधारा में परिवर्तन हुआ, उसमें गरम दल के नेता जुड़े, भारत के कई शिक्षित लोग उसमें जुड़े, लेकिन जो शुरुआती कांग्रेस थी उसकी विचारधारा क्या थी? सरकार से अनुनय विनय करना, पत्रों के माध्यम से अगर उनकी कुछ मांग है जनता के लिए तो फिर सरकार से क्या करना, वो मांग करना अनुनय विनय करके, बिल्कुल नियम में रहकर, कोई हिंसा नहीं करनी, अहिंसावादी नीति अपनाकर। जबकि इसका जो उग्रवादी या जो क्या थे, जो गरम दल के नेता थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया था। तो इसलिए कहा जाता है कि सेफ्टी वाल्व सिद्धांत था एक इसका अंग्रेजों का, जिसके कारण इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, जिसके द्वारा ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। ये एक सुरक्षा वाल्व चाहते थे और इसलिए इन्होंने एक ऐसे दल की स्थापना की जो जनता की आवाज उठाए, लेकिन आवाज उठाए और सरकार से अनुनय विनय करे। ये नहीं कि सरकार के साथ क्या कर दे, सीधे विद्रोह कर दे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि लाला लाजपत राय जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक किसकी है? ये है लाला लाजपत राय जी की। और लाला लाजपत राय द्वारा लिखित पुस्तक अनहैप्पी इंडिया में कांग्रेस की स्थापना और ब्रिटिश नीति की, यानी कांग्रेस की स्थापना और ब्रिटिश नीति के मध्य क्या संबंध था, इसकी व्याख्या भी की गई, इसकी आलोचना भी की गई है लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो अब आप यहाँ पे डिटेल्स में समझ गए होंगे। तो कांग्रेस के बारे में हमने डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा कर दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बंगाल के विभाजन के बारे में चर्चा करते हैं। बंगाल का विभाजन दोस्तों
जिसकी घोषणा की गई 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन जो कि उस समय तत्कालीन क्या था? वायसराय था। क्या था ये था वायसराय। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 इसी दिन से क्या हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। देखो घोषणा 20 जुलाई 1905 को हो गई थी, लेकिन प्रभावी ये कब हुआ? ये हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और इस दिन भारतीयों द्वारा शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। शोक दिवस के रूप में क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। क्या था? पहले बंगाल विभाजन को समझो और फिर इसके कारण को समझने का प्रयास करेंगे। ये इस प्रकार था बंगाल। बंगाल उसमें एक धनी प्रांत था, धनी प्रांत ही पहले था, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए इन्होंने इसकी लूटपाट की, और यहाँ से इन्होंने काफ़ी लूटपाट करके कंपनी ने काफ़ी फायदा कमाया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? बंगाल पहले से ही बहुत आगे था अन्य प्रांतों के मुकाबले। बंगाल में बहुत सारे शिक्षित लोग भी थे। बंगाल से आप देखते होंगे राजा राममोहन राय, सुभाष चंद्र बोस जी वहीं से थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत सारे ऐसे दोस्तों नेता, शिक्षित नेता, समाज सुधारक वो बंगाल से ही निकले हैं शुरुआत में। ठीक है, तो बंगाल में बहुत सारे शिक्षित लोग थे, और जिसके कारण अंग्रेजों ने ये देखा कि बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन पनप रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, और इस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का इन्होंने विभाजन कर दिया और बंगाल को बांट दिया दो भागों में, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। इस पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? इसमें आते थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उड़ीसा ये किस में आते थे? ये आते थे पश्चिमी बंगाल में। जबकि पूर्वी बंगाल में आता था, पूर्वी बंगाल के साथ साथ असम, ये क्षेत्र इसमें आता था पूर्वी बंगाल में। लेकिन ये उन्होंने बांटा संप्रदाय के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल में था मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, और इसका इन्होंने संप्रदाय के आधार पर इन्होंने इसको बांटा, और इसका इनको बाद में बहुत फायदा भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी बंगाल जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल जो कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, तो इस आधार पर इन्होंने बंगाल का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। अंग्रेजों ने यह कहकर इसका विभाजन किया था कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और इसका प्रशासन को संभालना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। लेकिन कारण इसका कुछ और था। कारण क्या थे बंगाल विभाजन के, वो समझो आप। बंगाल में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ राष्ट्रीय आंदोलन पनप रहा था, उस समय अपनी पकड़ मजबूत बना रहा था, तो इसको कमजोर करने के लिए इसका विभाजन किया गया और हिंदू मुस्लिमों में फूट डालना, और फिर वही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की बंगाल विभाजन के प्रभावी होने की 16 अक्टूबर 1905 को। तो 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने यह दिन मनाया जन एकता के रूप में, मैत्री दिवस के रूप में, मैत्री दिवस, और साथ ही साथ राखी दिवस के रूप में, ताकि अंग्रेजों ने जो विभाजन कर दिया है संप्रदाय के आधार पर, लोगों के बीच, लोगों के दिलों में वो विभाजन ना हो, तो ताकि लोग एक बने रहे, जन एकता, मैत्री आपस में बनाए रखें, और राखी दिवस के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 16 अक्टूबर को मनाने को कहा था। बंगाल को समय अगर हम बात करें, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो था सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो यहाँ तक दोस्तों आप उम्मीद करते हैं कि बंगाल विभाजन अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या कारण थे बंगाल विभाजन के और किस प्रकार ये बंगाल विभाजन होगा पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। अब आगे बढ़ते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, क्योंकि जैसे ही बंगाल आंदोलन की घोषणा की गई तो नेताओं या जो समय प्रसिद्ध नेता थे उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। और ये किसके विरोध में शुरू हुआ?
बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ और इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को बहिष्कृत करना। इस आंदोलन में स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया गया और कांग्रेस ने 1905 के वाराणसी के अधिवेशन में इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो बंग भंग आंदोलन जो कि 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया कलकत्ता के टाउन हॉल में। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग ये भी कहीं ना कहीं एक परिणाम था किसका, बंगाल विभाजन का, क्योंकि बंगाल विभाजन किया ही इसलिए था अंग्रेजों ने ताकि वो मुस्लिमों को रिझा सके। और फिर इसमें एक लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 30 दिसंबर 1906 को। संस्थापक कौन थे इसका, आगा खां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आगा खां ने, और अन्य थे इसमें सलीमुल्लाह शाह, सलीमुल्लाह, ठीक है, सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क, ये थे इसमें महत्वपूर्ण जिन्होंने मुस्लिम लीग की नींव डाली ढाका में। और उद्देश्य क्या था इनका, मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना और मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। इनका उद्देश्य यही था कि ताकि मतलब मुस्लिमों को जागरूक कर रहे थे कि वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहें, ताकि ब्रिटिश सरकार इनको राजनीतिक अधिकार दें और इन्हें अन्य जो भी अधिकार होते हैं सरकार के पास वो इन्हें अधिक दें और उनके मुकाबले। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और 1908 में इनका एक अधिवेशन होता है, अमृतसर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन 1908 में हुआ था मुस्लिम लीग का। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, अमृतसर अधिवेशन। और इसमें इन्होंने क्या कहा था, मुस्लिम लीग ने इसमें 1908 के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन की बात कही थी, पृथक निर्वाचन की मांग करी थी अंग्रेज सरकार से। और अंग्रेज सरकार ने इस पर बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और 1909 का जो भारतीय शासन अधिनियम आएगा, मार्ले मिंटो सुधार, इसमें अंग्रेज सरकार ने तुरंत इनकी मांग मानी और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान रखा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। और इसका सीधा सीधा फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने, क्योंकि वो तो चाहते ही थे दोस्तों कि भारत में फूट डले मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच, जिसके कारण हमारे लिए यहाँ पे राज करना आसान हो। और जो एक आंदोलन पनप रहा था उस समय, एक राष्ट्रीय आंदोलन जो कि जिसकी नींव पड़ रही थी, उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा। मुस्लिम लीग उसमें क्या कर रही थी, अंग्रेजों की सहायता कर रही थी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे किस प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, क्योंकि उससे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुस्लिम के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर लिया है। और फिर मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और फिर इन्होंने अपने लिए पृथक निर्वाचन की मांग का प्रस्ताव रखा और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में इनकी मांग भी मान ली गई। उसके बाद एक दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है 1911 में। और इस दरबार की महत्ता क्या है, जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, इसमें ब्रिटेन का जो उस समय राजा था वो इसमें शामिल होता है। और इसमें दोस्तों 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो देखो 1905 में बंगाल जो विभाजन किया गया उसको रद्द कब किया गया, 1911 में दिल्ली दरबार में, और साथ साथ राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। लेकिन इससे पहले अंग्रेज इसका बहुत फायदा उठा चुके थे बंगाल विभाजन का, क्योंकि यहाँ पे जो संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटना चाहते थे, उसमें इन्होंने तब तक काफी सफलता ये पा चुके थे। तो यहां तक आप समझ गए। अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में, जिसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। अगर आप अंग्रेजों के सभी अधिनियम और जो उनके एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया 1947 से पहले,
उनको अगर देखना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी जो सीरीज चल रही है हमारी आजकल, उसका फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको भारतीय संविधान की विकास यात्रा बता रखी है और उसमें ये सारे अधिनियम और एक्ट डिटेल्स में बताए गए हैं, तो उनको आप एक बार जरूर देख लें। यहाँ पे जैसे जैसे जो आएगा वो मैं आपको यहाँ पर भी बताता जाऊंगा। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि इस समय जॉन मार्ले ये क्या था, ये था इंग्लैंड में भारत सचिव, और मिंटो इस समय क्या था, तत्कालीन भारतीय वायसराय था। और इसे अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर इसे लाया गया था, अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। क्या थी इसमें प्रमुख विशेषताएं, तो एक तो इसमें केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई, यानी केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। वायसराय व गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया। भारतीय निर्वाचित सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे वो बजट पर क्या कर सकते थे, सुझाव दे सकते थे, संशोधन प्रस्ताव ला सकते थे वो कुछ विषयों पर, और प्रश्न और मतदान भी कर सकते थे कुछ विषयों पर। भारत परिषद में भारतीयों को सम्मिलित किया गया, और साथ साथ केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान। तो देखो, पृथक निर्वाचन का प्रावधान सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए कब लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1909 में। तो आज दोस्तों हमने यहाँ पे चर्चा की कांग्रेस की स्थापना से लेकर और बंगाल विभाजन और माले मिंटो सुधार के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आए, और नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, और वहाँ पे महात्मा गांधी भी अब आ जाएंगे यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।